चंद्रप्रकाश जी को हम सब जानते हैं, और खास करके जो फेसबुक पे एक्टिव लोग हैं वो जानते हैं कि चंद्रप्रकाश जी नियमित लंबे समय से जो फर्जी खबरें होती हैं उनको उघाड़ते हैं, उनकी तह में जाते हैं, और ये शांत सुखाए एक एक्टिविज्म के तहत ये काम करते हैं। और चंद्रप्रकाश जी, मेरे ख्याल से प्रिंट मीडिया का कोई ऐसा संस्थान नहीं होगा, टेलीविजन मीडिया का ऐसा संस्थान नहीं होगा जिसमें आपने काम न किया हो। नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, स्टार न्यूज, जी टीवी, CNBC आवाज, NDTV, आज तक सारे चैनलों में आपने लंबे समय तक काम किया। न्यूज रूम में पीछे रहते हुए खबरों को देखना और फेक न्यूज पे खैर आपका लंबा काम है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चंद्रप्रकाश जी, हमारी आपकी लंबी बात वैसे भी बड़ी लंबी होती रहती है फेक न्यूज पे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये खबरों का, झूठी खबरों का जो कारोबार है, उस कारोबार का आर्थिक पहलू क्या है? देखिए, सारा ये पूरा मामला जो है आर्थिक और वैचारिक दो खंभों पे खड़ा है, ये फेक न्यूज का। उससे पहले मैं अपनी बात आपके सवाल का जवाब दूं, उससे पहले मैं एक चीज जो चर्चा चल रही है उससे जुड़ी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग अक्सर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे एक आम लोग है, वो आम जनता है, वो जैसे पहले पान की दुकान पे खड़े होकर बात करते थे, वही लोग हैं जो अब फेसबुक और ट्विटर पे हैं। हम मेन स्ट्रीम मीडिया के जब पत्रकार लोग हम बात करते हैं तो हम सारा दोषारोपण कहीं ना कहीं शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं ट्विटर हैंडल फेसबुक वालों और इन पे कि वो लोग फेस कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए उन्होंने कुछ गलत पोस्ट लिखा, कुछ गलत बातें कही, लेकिन वो इंडिविजुअल है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर उनके खिलाफ एक पुलिस वाला एक थाने में भी चला जाए, थाने में केस भी दर्ज हो जाए, तो उनके पास कोई तंत्र खुद को बचाने का नहीं होता है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया प्रायोजित तरीके से सोची समझी पूरी रणनीति बनाकर पिछले कुछ सालों में, कम से कम ये प्रवृत्ति 5-6 सालों में ज्यादा बढ़ी है कि फेक न्यूज पूरी योजना बनाकर फैलाए जाते हैं, उनको लोगों में जमाया जाता है। अब उसको शुरुआत करने के लिए आप सोशल मीडिया यूज कर लीजिए, सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया में लाइए या मेन स्ट्रीम मीडिया से सोशल मीडिया में ले जाइए, ये आपकी स्ट्रेटजी की बात है। इसमें मीडियम को हम जवाबदेह और जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसके पीछे जवाबदेह कोई अगर है तो वो हमारे मेन स्ट्रीम के पत्रकार हैं, और ये पत्रकार कोई अनाम पत्रकार फेसलेस लोग नहीं है, ये बड़े बड़े नाम हैं, ये बड़े बड़े ग्रुप्स में काम करने वाले संपादक जैसे पत्रकार हैं जो ट्विटर पे अपने इन्फ्लुएंस को यूज करते हैं। वो ट्वीट कर देते हैं कि ये BHU में जो, अरे ये बनारस में मोदी जी का जो रैली जा रही है उसमें BHU के वाइस चांसलर जा रहे हैं। वो BHU में धरना, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का के लिए धरना कर रहे छात्रों को कलंक कह देते हैं। तो ये लोग ये संपादक हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, और ये फेक न्यूज भी फैलाते हैं, फेक नैरेटिव्स भी बनाते हैं। जिम्मेदारी और जवाबदेही हमें उनके बारे में करनी चाहिए, ना कि फेसबुक पे, ट्विटर अकाउंट पे खोल के बैठा हुआ कोई एक आम व्यक्ति। चलिए वो झूठ पर फैलाएगा, उसका बहुत इन्फ्लुएंस नहीं होगा 1000, 2000, 500 लोगों तक, लेकिन जो लोग मास इन्फ्लुएंसर है, जो लोग झूठ फैलाते हैं, उन पे जवाबदेही आनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा था, जो आपने एक शुरुआत की थी कि फेक न्यूज मीडिया फैलाती है, फिर उसके बाद पहली बात तो मीडिया में फैक्ट चेक का कोई धंधा नहीं होना चाहिए। फैक्ट चेक क्या होती है? आपको फैक्ट चेक करके ही जो जाती है वो खबर है। लेकिन इसी मीडिया ने एक अपना साइड में फैक्ट चेक का भी धंधा खोला। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ऋषि कपूर का एक वीडियो वायरल हुआ, ऋषि कपूर जी मरने से पहले देखिए गाना गा रहा है, पूरे दिन सारे चैनलों ने ऋषि कपूर के नाम पर वो वीडियो चलाया, और शाम को तो बेशर्मी के साथ उन्हीं चैनलों ने उसको फैक्ट चेक कर दिया कि देखो जी हम फैक्ट चेक कर रहे हैं और ये गलत खबर है। और जो आप देखिए उन लोगों की जो बेचारे शेयर कर रहे हैं, जिनके पास कोई जरिया नहीं है पता करने का। सेम इसी तरीके से फैक्ट चेक की एक वेबसाइट है ऑल्ट न्यूज। ऑल्ट न्यूज ने कहा कि जानिया के वो पत्थर नहीं, उनके हाथ में पर्स है। ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से फैक्ट चेक के नाम पर झूठ फैला रहे हैं, फैक्ट चेक के नाम पर गलतफहमियां फैला रहे हैं? आपका सवाल था कारोबार का, तो मेरा पक्का मानना है कि इसके पीछे कारोबार है। जैसा राहुल जी ने कहा कि कोई नहीं चाहेगा अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगाना, ये बात सही बात है कि कोई नहीं चाहेगा, लेकिन आप लोग चाहते हैं क्योंकि उसका कारोबारी पक्ष बहुत बड़ा हो गया है। मतलब जो झूठ खबरें हैं, जो गलत नैरेटिव, उसका एक पूरा एक बिजनेस मॉडल हो गया। इसको मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। जैसा कि मनोज जी ने अभी उससे बताया कि कोरोना के समय बहुत सारी वेबसाइट्स खड़ी हो गई, कोरोना को ढूंढने का काम शुरू हो गया।
तो उसी समय अभी 20 मेरे ख्याल से मार्च की समय बात है, बहुत ज़्यादा लोग कोरोना के बारे में नहीं जानते थे। तभी रवीश जी एक अमेरिका के एक लैब असिस्टेंट को लेके बैठे और बताया कि वो फराज जैदी जो है इलाहाबाद का रहने वाला अमेरिका में वैज्ञानिक है। और उन्होंने ये दिखाया, उसने बताया कि वो फराज जैदी जो है वो कोरोना की वैक्सीन ढूँढ रहा है और वो ढूँढ चुका है, करीब हो चुका है। तो मुझे लगा कि ये हो सकता है कि ये एक मतलब उन्होंने गलतफ़हमी से, कम समझ से उन्होंने ऐसा किया होगा, ये खबर समझ नहीं पाएँगे क्योंकि इतनी जल्दी वैक्सीन बनती नहीं है। हम रामदेव को आज दोषी ठहरा रहे हैं, उन्होंने तो अब से 3 महीने पहले ये गोरखधंधा किया था वैक्सीन के नाम पर। तो उन्होंने उस वक़्त इसको इंटरव्यू चलाया और उस आदमी का, और उस आदमी को उन्होंने दिखाया। ये एक फेक न्यूज़ इसलिए थी क्योंकि आप वैक्सीन के नाम पर एक गलतफ़हमी फैला रहे थे, और फेक न्यूज़ जो थी वो किसी लैब की थी। उस लैब की वो स्पॉन्सर्ड न्यूज़ थी। क्या कुछ कनेक्शन टूट गया क्या? जी नहीं, आवाज़ आ रही है आपकी, जी। तो वो उसको उन्होंने इस्तेमाल किया उस वक़्त, और वो एक पेड न्यूज़ भी थी और एक फेक न्यूज़ भी थी। फेक न्यूज़ ऐसी थी कि वैक्सीन आ गई है, बस आने वाली है, और पेड न्यूज़ ऐसी थी कि उस लैब से पैसे, उस लैब ने बहुत सारे मीडिया समूहों में इस खबर को अपने छपवाया था ताकि उनको फंडिंग मिले। तो इस तरीके से मेनस्ट्रीम मीडिया काम कर रहा है, और हमें मेनस्ट्रीम मीडिया पे पहले बात करनी चाहिए, बाद में हमें ट्विटर, फेसबुक और छोटे-छोटे पोर्टल चला रहे गरीबों के बारे में, उनकी भी गलती होगी, हम उनको खारिज नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया के ये जो हमारे बड़े-बड़े सूरमा बैठे हैं, उनकी जवाबदेही पहले होनी चाहिए। पूरा का पूरा जो है अभी फेक न्यूज़ पे बात करूँगा मैं, चंद्रप्रकाश जी के पास आऊँगा। मैं ख़ास करके दिल्ली दंगों के विशेष संदर्भ में आपने बहुत अच्छा अध्ययन किया है। मैंने फ़ेसबुक पे देखा, बहुत सारे आपने पोस्ट लिखे, बहुत सारे जो फर्जी खबरें चल रही थी उन पे आपने बहुत सारे लोगों को अवेयर किया। तो मैं दिल्ली दंगों के विशेष संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूँ कि जैसा कि एक मिला के आ रहा है कि एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ या एक विचारों को लेके वैचारिक विरोध इतना है, या इतना इस तरह से एक वैचारिक उन्माद की बात मैं कहूँगा कि फर्जी खबरों को लेके या एक व्यक्ति को या एक विचारधारा को या एक सरकार को अस्थिर करने के लिए पूरी तरह से जो है फर्जी खबरों के ज़रिए अफ़वाह फैलाना, नैरेटिव सेट करना। ख़ासकर दिल्ली दंगों के संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहूँगा, कैसे फ़ेक न्यूज़ का प्रसारण हुआ? किस तरह से वो दंगों को प्रभावित किया? ये मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, दिल्ली दंगों का तो मामला अभी भी चल रहा है। दिल्ली दंगे दंगे भले ही खत्म हो गए, लेकिन दिल्ली दंगों की फेक न्यूज़ आज भी चल रही है। शफूरा जरगर वगैरह जो यहाँ फेक नैरेटिव का मामला है, वो फेक न्यूज़ नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि 25 तारीख को जब ये दंगे 24 को शुरू हुए थे, 25 तारीख के दिन प्रिंट में लिख दिया गया था कि ये पोग्राम है, ये एंटी मुस्लिम पोग्राम है, यहाँ पे मुस्लिमों का नरसंहार हो रहा है। प्रिंट जो है वो एक ऐसी वेबसाइट है जिसको लोग, दोनों विचारधारा के लोग फॉलो करते हैं, दोनों विचारधारा के लोग उसमें लिखते हैं। उसने उसको पहले ही दिन एक धार्मिक रंग दे दिया। फिर उसके बाद बीबीसी और जो इस तरीके के संस्थान हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल, आपने पूछा था विदेशी मीडिया का रोल के बारे जी। में, वॉल स्ट्रीट जी, जी। जर्नल उसने लिखा कि जी। अंकित शर्मा की हत्या, बाकायदे एक इंटरनेशनल मैगज़ीन ने अपने उसमें लिखा कि अंकित जी। शर्मा की हत्या जय श्री राम बोल के की गई। अब जी। टाइम्स ऑफ इंडिया और भी तमाम जो ये संस्थान है, उनकी जो खबरें थी उसमें क्लियर कट वो बता रहे थे कि ये इस खबर, मारने वाला इस मजहब का है, मरने वाला इस मजहब का है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी मंशा पे सवाल उठते हैं। जो दंगों की रिपोर्टिंग की एक वेल डिफाइंड कोड एंड कंडक्ट बना हुआ है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इस मामले में ऐसा लगा था कि मीडिया पहले से तैयार बैठा हुआ है, इसको एंटी मुस्लिम, मतलब मुसलमान पीड़ित हैं, ये दिखाने के लिए पहले से तैयार बैठा था। शब्द गढ़े गए थे, शब्द तैयार थे, प्रोग्राम लिख दिया उन्होंने पहले दिन। तो वो अच्छा, फिर इसमें भास्कर जो अखबार है, उसमें मतलब वो फोटोग्राफ से कैसे एक फेक वो करते हैं कि आप दिखा रहे हो उस जगह जहाँ पे अभी 2 दिन पहले आपका एक कांस्टेबल मरा है, 2 दिन पहले एक वहाँ पे एक आपका पुलिस का एसीपी पीटा गया है, वहाँ पे विंडो से झाँक कर 3 महिलाओं को दिखाया आपने, मुस्लिम महिलाएं, ताकि उनका धर्म या आइडेंटिफाई हो जाए और ये लगे कि वो पीड़ित है। तो इस तरीके से एक पूरा एक दिल्ली दंगों के दौरान बहुत गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग थी। उसको फेक न्यूज़ भी मान सकते हैं, फेक न्यूज़ का भी उसमें पुट था। और इसमें एक चीज़ मैंने देखा कि जिन मीडिया को ये कहा जाता है, मतलब कि मैं स्पेशली इसमें कुछ कुछ एक संस्थानों को मैं मेंशन करूँगा कि उन्होंने इस दौरान बहुत अच्छे से भी अपनी भूमिका निभाई। जिन्होंने एक-एक चीज़ों को, एक-एक जो मुद्दे थे, सही ज़िम्मेदारी के साथ उनको बताया, रखा,
और आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने 5-6 जने को देखा कि 5-6 जन जो है बहुत जिम्मेदारी के साथ इस चीज को, इसके बारे में जितनी फेक न्यूज हो रही थी वो बारी बारी उस चीज को वो खोल रहे थे कि देखिए ये गलत हुआ, ये नहीं करना चाहिए था। उनकी रिपोर्टिंग में हिंदू मुस्लिम का पुट नहीं है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, और आप अल्टीमेटली जो है उधर वो कर रहे हो। तो ये चीजें जो मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत तेजी से मिस कर रहा है, अपना कैरेक्टर लूज कर रहा है, और वो इस चीज को समझना होगा कि वो एक किसी मजहबी पर्चे की तरह बनता जा रहा है, वही जो व्यक्ति के लिए नफरत की बात कही जा रही है उसी के लिए। जी। अच्छा, एक चीज और, अभी आपने चूंकि हिंदू मुस्लिम की बात की चंद्रप्रकाश जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। कई बार आपने जिक्र किया और कई बार हम देखते हैं कुछ ऐसे मेन स्ट्रीम के बड़े अखबार हैं, वो लोग इस तरह से बात करेंगे कि अगर कोई एक धर्म संप्रदाय के व्यक्ति के खिलाफ कोई खबर होगी तो उसके जो कार्टून होंगे, जो फोटो होंगे, वो टीका लगाने वाला, चंदन लगाने, इस तरह से कुछ करेंगे। खबरों में जो हेर फेर है, एक तो फेक न्यूज हो गई, एक जो खबरों में मिलावट करते हैं, हाँ, थोड़ा उसके संदर्भ में भी जरा थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए ये फेक न्यूज अब सिर्फ हम लोग अक्सर फेक न्यूज को बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैंने देखा कि फेक न्यूज का बहुत डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है। फेक न्यूज अब हर चीज में डाली जा रही है। जो चैनलों पे टिकर होता था, टिकर का कैरेक्टर होता था कि उसमें सिर्फ न्यूज होती थी, अब उसमें भी फेक न्यूज है। कार्टून जो होता था एक अच्छा मीडियम था कम्युनिकेशन का प्रिंट मीडिया में। कार्टून को इतनी बुरी तरीके से प्रभावित किया गया कार्टूनिस्टों की अपनी पॉलिटिक्स में। कार्टून ज्यादातर कार्टूनिस्ट जो है वो एक राजनीतिक विचारधारा में इसलिए चले गए क्योंकि वहां पे उनके प्रोफेशनल हिट्स बढ़ते हैं। तो वो उसमें, अब जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि एक कार्टून आया था कि दिल्ली का जो स्कूल जलाया गया, दिल्ली में जो जैसे स्कूल में आग लगाया गया, उसमें एक बच्ची है अपने स्कूल में खड़ी होकर रो रही है, और एक भगवा दुपट्टा गमछा ओढ़े हुए एक आदमी खड़ा है और कह रहा है कि तब तुम नहीं रो रही थी जब हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे। तो वो ये उन्होंने एक कार्टून से ये दिखाया कि ये स्कूल जो है वो हिंदू आतंकवादियों ने जलाया। इसी तरीके से और कई कार्टून आए जिसमें ये फेक नैरेटिव, ये फेक, मतलब आप अगर कार्टूनिस्ट हो तो आपको न्यूज को कैरी करना है ना, न्यूज को आगे बढ़ाना है, उसको एक अलग आयाम देना है। लेकिन वो न्यूज अपने उस मीडियम का दुरुपयोग कर रहे हैं कार्टूनिस्ट। फोटोग्राफर का एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जैसे क्या हुआ कि भोपाल में दैनिक भास्कर ने एक खबर छापी, फोटो छापी। फोटो में ये दिखाया कि एक गरीब लड़की जो है वो अनाज बीन रही है सड़क से, और ये बताया कि लॉकडाउन में वो भूखी मर रही थी कि वो अनाज जमीन से उठा के खाने को मजबूर है। जब सामाजिक संस्थाओं वाले लोग वहां गए और उन्होंने उस लड़की से पूछा तो नहीं, क्या उसने यहाँ पे अनाज बांटने आए थे तो वो अनाज थोड़ा गिर गया था तो बकरी को खिलाने के लिए जा रही थी। तो इस तरीके से एक फेक न्यूज का पूरा एक धंधा चल रहा है जिसमें हर पहलू, हर जो चाहे कार्टून हो, फोटो हो, विचार हो, शुद्ध समाचार हो, टिकर हो, मतलब सभी रूपों में फेक न्यूज जो है पंप किया जा रहा है, और उस चीज को समझना होगा। जी, मैंने शायद आपकी एक पोस्ट पढ़ी हुई थी जिसमें आपने आपने जिक्र किया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा अखबार जो है, वो जब बात मौलवी की होती है, ठीक है, और फोटो वो किसी सन्यासी का कैरिकेचर बनाते हैं, उस संदर्भ में मैं पूछ रहा था। थोड़ा उसको और थोड़ा-सा हमारे विस्तार हाँ, से पाठकों को जैसे बताइए, अभी किस ये तरह से इस तरह का जो सांप्रदायिक घाल-मेल करते हैं वो लोग? बिल्कुल ये आपका ही मजहब आपकी सोच को बताता है कि आपके अंदर की एक धर्म को लेकर किस तरीके की घृणा भरी हुई है आपके न्यूज रूम के अंदर। कि आप तमिलनाडु में एक मदरसे में कुछ लोग पकड़े गए, वहाँ पे यौन शोषण हो रहा था बच्चों के साथ। उन्होंने मदरसा लिखा ही नहीं, यही टाइम्स ऑफ इंडिया, मदरसा के बजाय लिखा वेद पाठशाला। कौन सा मदरसा है जहाँ वेद पाठशाला, वेद पढ़ाई जाती है? फिर अभी हाल में कोरोना में आपने देखा कि उसको मौलवी था और उसको इन्होंने लिख दिया तांत्रिक। क्या तांत्रिक जो है वो हिंदू धर्म की स्थापित एक प्रक्रिया है जिसमें जिसके लिए विशेषज्ञ होते हैं। आप किसी भी झाड़ फूक वाले को तांत्रिक लिख देते हो। वो तो छापी एक तिलक त्रिपुंड लगाए हुआ एक आदमी जिसको कि वो कोरोना को फूक के और उस तरीके से इलाज कर रहा है। तो आप उस छोटी छोटी चीजों को, बहुत छोटे छोटे प्रतीकों को आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने पूरे उस घृणा जो आपके अंदर भरी हुई है उस घृणा को निकालने में, और ये मीडिया कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया अच्छे अच्छे संपादक कर रहे हैं। तो इसलिए भी इतना सरलीकरण हमें नहीं करना चाहिए कि हम सोशल मीडिया वाले छोटे छोटे 100 फॉलोअर और 200 फॉलोअर वालों को जिम्मेदार ठहरा दें और राजदीप सरदेसाई जैसे ऑफेंडर को छोड़ दें, जो कि नियमित रूप से हर दूसरे दिन वो एक फेक न्यूज फैलाते हैं, खुले घूमते रहते हैं। हमारे यहाँ तो फेक न्यूज चलाने पर रिवार्ड की व्यवस्था है। जो लोग आवाजारी
जी, 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 जी। अनिल को शायद नहीं जा रही है, लेकिन बाकी लोगों को जा रही सुनाई है। जी, जा रही है, ठीक। बोलिए, बोलिए। जी, देखिए, हमारे कंटिन्यू। यहाँ जो फेक न्यूज़ चलाते हैं, उनको रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि क्विंट की एक पत्रकार ने चलाया था कि क्विंट की एक पत्र में छपा था एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें एक सेना के जवान ने खुदकुशी कर ली थी। हाँ, खुदकुशी कर ली। और वो पत्रकार को उसी साल रामनाथ गोयन का अवार्ड मिला। और किससे मिला? देश के किसी मतलब उपराष्ट्रपति से शायद मिला था। लोकसभा जी ने जितनी फेक न्यूज राफेल को लेकर की, सबने देखा कि वो वक्ता बने हुए थे और एक से बढ़कर से मिला। एक मैगजीन में बीजेपी की सदस्यता अभियान पर एक पूरी मनगढ़ंत खबर, जो कि डेस्क पे बैठ के लिखी गई फर्जी खबर थी। एक मैगजीन में, देश की इकलौती एक ही बड़ी मैगजीन है, सब जानते हैं, वो गढ़ंत खबर को लिखने वाले रामनाथ गोयन का मिला। और रामनाथ गोयन का अवार्ड उनको किससे दिलवाया गया? बीजेपी के ही किसी बड़े नेता से दिलवाया गया। तो देखिए, हमारे यहाँ पूरी एक व्यवस्था है जिसमें जो पत्रकार फर्जी खबरें करते हैं उनको अच्छे पुरस्कार मिलते हैं, अच्छे पद मिलते हैं, अच्छी जिम्मेदारियां मिलती हैं, उनको संस्थान में भी तरक्की मिलती है, और ओवरऑल तो उनके लिए पुरस्कारों की व्यवस्था है ही है। तो वो एक समस्या है। लगभग 1.5 घंटे के आसपास पहुंच रहे हैं, 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सीपी भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी जी, सचिन भाई और हमारे साथ विनीत गौतम जी थे, वो भी चले गए, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। मीनाज जी समय निकाल के आए, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। राहुल जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और जितने हमारे साथी सब लोग जुड़े, बहुत सारे देख रहा था कमेंट आ रहे हैं। सबके कमेंट को हम ले नहीं सके, लेकिन जो सबकी सक्रियता रही है, ऐसे सभी सुधीजन, सक्रिय लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। और आपकी वजह से ही सब दोस्तों का आयोजन हमेशा सफल रहता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यहीं अपनी बात खत्म करता हूँ। जल्दी Thank हम you लोग so फिर much. मिलेंगे। Thank you so much. Good थैंक night to all. यू। Thank you.